पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी ऑक्टेट रूल की, बात करी थी कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की, और बात कर रही थी आयनिक बॉन्डिंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, जिसे पर्किन ने दिया था 1921 में। 1921 में पर्किन ने ये स्पेशल बॉन्ड दिया था। आपको पता होना चाहिए कि ये एक कोवलेंट बॉन्डिंग, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेसिकली ये एक कोवलेंट बॉन्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इट इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which one atom donate lone pair, one atom donate lone pair, and both atom shared these pair of electrons, these pair of electrons। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में हो क्या रहा, दोनों चीजें हो रही है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और प्लस शेयरिंग, प्लस क्या हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। एग्जैक्टली। और ये किसके लिए हो रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इज इट क्लियर भाई? कंडीशन वही होगी कि शर्मा जी के बच्चे टॉप कर रहे थे तो वैसा ही बनना, जो नोबल गैसेस के बारे में हम लोगों ने बातें करी थी कि नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको समझना होगा कि लुईस हो गए, लैंगम्योर हो गए, इन सबकी जो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि सभी लोगों को क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना है। या अगर लिथियम का केस है, बेरिलियम का केस है, तो उसमें क्या करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना है, 2 करना है। कहने का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करे, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करें, उसी के लिए ट्रांसफर हो रहा है, उसी के लिए शेयर। सबसे पहले तो ये समझना हमें जरूरी है कि आखिर इस बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग थी, जब हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग थी, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉन्डिंग से कंपाउंड नहीं बने। नेचर में कंपाउंड पहले से एग्जिस्ट करते थे, NaCl तो पहले से ही था भाई, ग्लूकोज हो गया या सुक्रोज हो गया, गन्ने में तो चीनी पहले से थी, ऐसा थोड़ी था कि लुईस के बनाने के बाद चीनी आ गई। तो सारे की सारी चीजें ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट थी, उसके सपोर्ट में बॉन्डिंग बनाई गई, उसके सपोर्ट में कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। इनिशियली कुछ नए कॉन्सेप्ट भी बने, वो एक अलग, लेकिन वो पैटर्न को देखते हुए ही बनते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा, फिर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया और वो कॉन्सेप्ट को देखा गया कि जनरली ज्यादातर कंपाउंड्स में ऐसा पाया जाता है। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने जानना चालू किया और ज़्यादा रिसर्च हुए, साइंटिस्ट ने और ज़्यादा मेहनत करी और भी और कंपाउंड जाने, तो वहाँ पर उनको ये देखा कि ये वाला कॉन्सेप्ट फैल जाता, ये वाला कॉन्सेप्ट काम ही नहीं कर रहा। तो फिर उसमें एक नई बॉन्डिंग को जोड़ी गई, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या डेटिव बॉन्डिंग। इसको कोआयनिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। कोआयनिक बॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं, को कहाँ से आया है, कोआयनिक बॉन्डिंग, या ये इसको ये भी कह सकते हो आप, या सेमी पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसे, सेमी पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो क्या है, HNO3। HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड की अगर आप बॉन्डिंग समझना चाहते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि HNO3 के अंदर बॉन्डिंग कैसे है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड HNO3 में काम कर रहा है। सबसे अच्छे से समझना है अगर आपको, तो HNO3 का एक्सप्लेनेशन अगर आ जाए तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे।
HNO3 बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है, आपको पता ही है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इज इट क्लियर? ये क्या है आपकी नाइट्रिक एसिड है। अब अगर आप इसको ध्यान इसके अंदर देखोगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स हैं। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1 होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन एक सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम में देखोगे कि नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो एक ऑक्सीजन से कर लेगा, और इस तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अगर आप देखो तो नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये दूसरे ऑक्सीजन से कर लेगा, और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन कर लेगा, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया शेयरिंग से। अब मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है उनको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, तो समझने में और आसानी हो जाएगी। देखो तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर लिए? 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद और 2 हमारे बच गए। 2 हमारे क्या हो गए? बच गए। अब देखो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर लुईस का कॉन्सेप्ट किसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तीसरा वो कहाँ से है? क्योंकि भाई ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, 8 ही इलेक्ट्रॉन तो करने हैं। नाइट्रोजन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता। अभी उसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी रखेंगे और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो लिमिटेशंस हो जाएंगी लुईस लॉ की या ऑक्टेट रूल की जो है लिमिटेशंस हो जाएंगी। तो आखिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कैसे होगा उसको अगर हम लोग समझें तो आप देखोगे कि इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? 6 है। अब क्या होता है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? कोऑर्डिनेट कर देता है। ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो साइन होता है कुछ इस तरीके से होगा, या इस तरीके से बॉन्ड ऐसे बना होगा और प्लस और माइनस लगा होगा। प्लस और माइनस दोनों अगर एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो बेसिकली क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। वो क्या है? अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको नाइट्रोजन ने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर दिया, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा और इस नाइट्रोजन के साथ भी काउंट होगा। यही बात हमने बताई थी आपको कि कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं किसी एक एटम से, लेकिन शेयर किए जाते हैं दोनों एटम। शेयर किए जाते हैं दोनों एटम। अब इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए निखिल है, निखिल को किसी को घुमाने ले जाना था, पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं मैगडी चलते हैं, मैगडी लेके गया। अब मैगडी में पैसे नहीं थे तो इसने अपने दोस्त करण से उधार ले लिया। ठीक है, करण से उधार ले लिया। अब मान लो उधार लेके गया तो मैगडी वाले को या उनको जिनके लिए लेके जा रहा उनके लिए तो निकल के ही पैसे हैं, है कि नहीं? उसके लिए तो वो निकल के ही पैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो किसके हैं? करण के। तो ये इस ऑक्सीजन को लग रहा है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन के भी हैं। वो किसके हैं? नाइट्रोजन के भी हैं। तो इस तरीके से इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम लोग नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक दिस। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है ना तो ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर्स बचते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसके साथ प्लस और माइनस लगा सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एटम उसके ऊपर प्लस, और जिसके ऊपर आ रहा है उसके ऊपर माइनस, उसके ऊपर माइनस। लेकिन जब माइनस लगाओगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये वो माइनस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ है। जब बैक टू बैक एटम के साथ प्लस और माइनस आपको दिख रहा है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, याद रखिएगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसके आगे ये डबल बॉन्ड ओ दिस। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब देखो इसमें सारे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहे हैं। इसी तरीके से जब हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल की इसी का काउंटर पार्ट, इसी का जो है
जैसे HNO3 को आप देखोगे तो HNO3 जब डिसोसिएट होता है तो H प्लस और NO3 माइनस में जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नाइट्रेट आयन का बताओ, नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बनाइए, नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो नाइट्रेट आयन किससे आया हुआ है? नाइट्रिक एसिड से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? नाइट्रिक एसिड से आया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपको नाइट्रेट आयन बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, नाइट्रिक एसिड को बना लीजिए। सबसे पहले आप नाइट्रिक एसिड को बना लीजिए, जैसा कि अभी अभी हमने बनाया है। तो देखो नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा और फिर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन की इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर दिया दूसरे वाले ऑक्सीजन, तीसरे वाले ऑक्सीजन जो बचा था। और इस तरीके से आप देखोगे कि सभी का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सभी का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, लाइक दिस। और इसको अगर देखें तो लाइक दिस, देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जब नाइट्रेट की बात करेंगे तो नाइट्रेट में क्या है, ये H नहीं है। तो जब ये H जाएगा, जब ये H जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, O को देकर चला जाएगा, O को देकर चला जाएगा। और ये एक जेन्युइन माइनस है जो कि किससे आया हुआ है, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन अपना दिया है जब वो H प्लस के फॉर्म में गया है। जब वो H प्लस के फॉर्म में जाएगा तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को। और जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, N डबल बॉन्ड O, दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फिर दिस O। और इस O के ऊपर अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका है, हाइड्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन। बताइए कोई दिक्कत हो तो। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे दिक्कत होने वाली है जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। नोट, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करें H2SO4 की, अगर आपको पता हो तो H2SO4 बहुत ही पॉपुलर एसिड है। H2SO4 क्या है बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। सल्फर किस फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली। सल्फर किस फैमिली का है, ऑक्सीजन। तो इसके भी आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 और ऑक्सीजन के ऊपर तो 6 है ही, ठीक है। तो अगर आप इसे देखोगे तो सल्फर ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली हाइड्रोजन से। इस तरीके से दूसरे साइड भी सिमेट्रिकल बनाना है। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली कुछ इस तरीके से। देखो अब ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और आप देखोगे तो सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ध्यान दो, इधर सभी लोग ध्यान दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से लिख रहा हूँ जिससे समझ में और अच्छे से आए। रेड कलर वाले सल्फर के, तो देखो 2 2 4 1 5 और 1 6 और यहाँ से एक आ गया, यहाँ से आ गया, तो सल्फर का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हमें समझना है कि आखिर ये वाले 2 ऑक्सीजन कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये वाले ऑक्सीजन जो जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट करता है। इसी तरीके से आप देखोगे ध्यान से तो नीचे भी ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। और ये जो कोऑर्डिनेट वाले हैं ये सल्फर में भी काउंट होंगे और ऑक्सीजन में भी काउंट होंगे। ये सल्फर में भी काउंट होंगे और ऑक्सीजन में भी काउंट होंगे। और आप ध्यान दीजिए कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा SOHOH, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और इस सल्फर ने क्या किया, कोऑर्डिनेट कर दिया और इसके पास अब 3 लोन पेयर हैं। ये बस याद रखना है, जब आपसे लूज स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से ही बना दोगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे। और ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं कि ये जेईई और नीट में नहीं आता, पूरे स्कूल में भी आएगा। ये जेईई और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर
लुईस को फॉलो कर रहा। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर लुईस को फॉलो कर रहा। एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही मतलब पूछा गया है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। इवन जो है जब जेईई जो है पेपर होता था कन्वेंशनल रिटन पेपर होता था, उसमें कई बार क्वेश्चन आया। देखो ध्यान से कि जब हम लोग BF3 की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, BF3 की रिएक्शन किससे कराते हैं? अमोनिया से, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है BF3.NH3, BF3.NH3 करके एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। तो आखिर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है? इसमें यह भी पूछा जाता था कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या फर्क पड़ रहा है। अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये मॉलिक्यूल में पढ़ाऊंगा आपको, ये पूरी रिएक्शन दोबारा पढ़ना पड़ेगा हमें। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा, अभी अगर आप यहाँ ध्यान दें तो BF3 जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, और अगर आप अमोनिया को देखो तो अमोनिया कुछ इस तरीके से। तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें BF3 और अमोनिया क्यों जुड़ रहे हैं आपस में, आप यहाँ पे ध्यान दे दो तो आप ध्यान दोगे कि BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है कि नहीं। और अमोनिया के पास अभी भी एक लोन पेयर पड़ा होगा। तो अमोनिया का नाइट्रोजन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर देता है, कोऑर्डिनेट क्या कर देता है, कोऑर्डिनेट कर देता है। इसीलिए BF3 क्या है, एक लुईस एसिड है, एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और अमोनिया क्या है, अमोनिया लुईस बेस है। इक्विलिब्रियम में हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होता है। धीरे धीरे इंट्रोडक्शन बीच बीच में बातें करते रहेंगे जिससे आपको आगे की बातें भी पता हो। तो ऐसा ना हो कि अचानक से जो अगर आ जाए तो आपकी आंखें खुल जाए, ये क्या बता दिए भाई, अभी तक कुछ बात नहीं कर रहे थे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ये भी याद रखो, लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर डोनर होते हैं। और ये BF3 और अमोनिया जो हैं बेसिकली एक दूसरे से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बताइए कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर भी इस कंपाउंड को भी एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत है। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे अमोनियम आयन की, NH3 और H+ मिलकर क्या बनाते हैं, NH4+। दिस इज अमोनियम आयन, ये बहुत ही पॉपुलर आयन है NH4+। इसमें भी क्या हो रहा है कि जो अमोनिया है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रही है। क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। अच्छे से बना देते हैं, कोऑर्डिनेट कर रही है। तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, H+ के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। तो कुछ अमोनियम आयन की अगर बात करोगे तो अमोनियम आयन बनेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से बाकी और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेजर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यही सारे। ठीक है, नोट करिए। रूल, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स की वजह से रूल बना है, ना कि रूल की वजह से मॉलिक्यूल बने, ना कि रूल की वजह से मॉलिक्यूल बने। तो हेडिंग डाल लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। सबसे पहली लिमिटेशंस वो है फर्स्ट लिमिटेशन अगर हम लोग पढ़ें तो वो है आपका द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं खास करके पीरियोडिक टेबल में पीरियड थर्ड और उसके ऊपर, पीरियड थर्ड एंड बियॉन्ड, पीरियड थर्ड एंड बियॉन्ड पे अगर आप जाके देखोगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं PCl5 के एक्सप्लेनेशन की, जैसे कि हम बात करते हैं PCl5 के एक्सप्लेनेशन की, तो देखोगे आप कि फॉस्फोरस 15 होता है और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे आप ऑफ-बाउ रूल से, तो 1s2 2s2 2p6
3s2 और 3p3। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी थर्ड सेल खुल चुकी है, और थर्ड सेल खुलने की वजह से इसके पास 3d ऑर्बिटल क्या है, खाली पड़ा हुआ, वैकेंट पड़ा हुआ है। इसके पास जो 3d ऑर्बिटल है वो क्या है, वैकेंट पड़ा हुआ है। और 3d ऑर्बिटल वैकेंट पड़े होने की वजह से जो फास्फोरस है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और यहाँ पर वो अपने ऑक्टेट को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। तो समझे ध्यान से, अगर आपको फास्फोरस, हमने आपको बताया है कि जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप ऑफ बाउ मेथड यूज मत करिए, आप बोरबरी मेथड यूज करिए। 285, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये हो गए आपके 5 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन अगर आपको याद हो तो क्लोरीन 17 है, 2 5 7। और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास कितनी है, 7 है। तो देखो कुछ इस तरीके से शेयरिंग होगी कि हर एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा फास्फोरस के ईच इलेक्ट्रॉन से, फास्फोरस के ईच इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। और जब ये शेयरिंग होगी तो आप ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, कि क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो फास्फोरस हो है वो अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर। देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या है, इसी को बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। जो फास्फोरस है वो अपना ऑक्टेट क्या कर ले रहा है, एक्सपेंड कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, एक्सपेंड कर दे रहा है। ये ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन में आएगा, पहला लिमिटेशन। इसी तरीके से और भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि अगर आप बात करते हैं SF6, बिल्कुल सही, जैसे कि हम बात करते हैं SF6 की, तो आप ध्यान दोगे अगर SF6 को, तो सल्फर का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। और अगर ध्यान देंगे आप तो सल्फर के पास भी क्या है, 3d जो है वैकेंट है। 3d क्या है, वैकेंट है। 3d क्या है, वैकेंट है। और 3d वैकेंट है, इसका मतलब सल्फर क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो ये पाएंगे कि सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरबरी से अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। और आपको फ्लोरीन का पता ही होगा कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7। कितने हैं, 7 हैलोजन ग्रुप। तो फ्लोरीन क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन की सल्फर से शेयरिंग करेगी। ईच एटम फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। और ऐसा करने के बाद हम देखेंगे, पहले कर लेते हैं फिर देखेंगे। देखिए फ्लोरीन 2 2 4 2 6 दिस 2 2 4 2 6 7, और आखिरी वाली फ्लोरीन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फ्लोरीन ने अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। फ्लोरीन ने अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। फ्लोरीन ने अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और जब आप सल्फर को देखोगे, जब आप सल्फर को देखोगे तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 12 हो गए। और सल्फर ऐसा क्यों कर पा रहा, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर आप ध्यान दोगे तो आजकल जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन मॉलिक्यूल। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, तो बताइए इसमें लोन पेयर कितने हैं, इसमें लोन पेयर कितने हैं,
तो एक फ्लोरीन एटम के पास कितने लोन पेयर हैं? 3। तो टोटल कितने हैं? 6। तो कितने हो जाएंगे? 18 लोन पेयर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आजकल पूछा जा रहा है जब इंटीग्रल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने अभी पढ़ा था H2SO4। तो H2SO4 को हम दोनों से एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता चला कि सल्फर क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। सल्फर क्या कर सकता है? ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। तो वो भी समझ लेते हैं। ठीक है। अगर हम लोग एक्सपेंडेड ऑक्टेट से H2SO4 को समझना चाहें, अगर हम लोग एक्सपेंडेड ऑक्टेट से H2SO4 को अगर समझना चाहें, हम लोगों ने लुईस कॉन्सेप्ट से तो समझा, लेकिन अगर एक्सपेंडेड ऑक्टेट से भी समझना चाहें, क्योंकि अभी हमने देखा है यहाँ पर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सल्फर क्या है? सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और सल्फर क्या कर सकता है? अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। अपने ऑक्टेट को क्या कर सकता है? एक्सपेंड कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है ऑक्सीजन से करेगा, जैसा कि पहले कर रहा था, कोई इशू नहीं है। इधर वाले तो इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट, इधर वाले ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हाइड्रोजन डुप्लेट कर लिया, ऑक्सीजन ने ऑक्टेट कर लिया, डुप्लेट कर लिया, ऑक्सीजन ने ऑक्टेट कर लिया। अब अगर ध्यान दो आप, सल्फर के इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, रेड कलर से दिखा रहे हैं। तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, पहले सल्फर क्या कर रहा था? कोऑर्डिनेट कर रहा था, क्योंकि इसको ऑक्टेट रूल को फॉलो करना था। यहाँ पर ध्यान दो आप, तो 2 2 4 2 6 2 8, ऑलरेडी सल्फर का क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब अगर सल्फर को ऑक्सीजन से जुड़ना है, तो अब ये क्या कर ले रहा है? इसको पता चल गया, इसको शक्तियां पता चल गई इसकी, सर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा? फिर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। सर ऑक्सीजन के 2 ज्यादा हो गए, क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। यहाँ पर 2 हमने एक्स्ट्रा लगा देता क्योंकि नीचे लग गया ना, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। और अब देखो आप, सल्फर के पास कितने होंगे? ध्यान दो, 2 2 4 और 4 8 और 4 ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ज्यादातर जो आपने H2SO4 का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो वो कुछ इसी तरीके से देखा होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कम देखा जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यूज करते हैं, कम समझ पाते हैं। लेकिन आप दोनों से कर सकते हो। ठीक है। आप H2SO4 को एक्सपेंडेड ऑक्टेट से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप चाहो तो ऑक्टेट रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बशर्ते आपको ये याद रखना होगा कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट थर्ड पीरियड से के एलिमेंट्स कर पाते हैं या उसके ऊपर वाले कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हीं के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्योंकि थर्ड सेल खुलेगा तभी जाके डी ऑर्बिटल आएगा। सेकंड में डी ऑर्बिटल नहीं होता, अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर याद हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पहली लिमिटेशन ये थी द एक्सटेंडेड ऑक्टेट। अब हम लोगों को सेकंड लिमिटेशन पढ़नी है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो नेचर में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। उनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। तो सेकंड जो हम लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ना है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ध्यान दीजिए, ऐसे मॉलिक्यूल जैसे कि LiCl बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ये वैसे लगता है कि आयनिक लिखनी है, ये कोवलेंट है। ये नीट में कई बार इस पे क्वेश्चन आया था। LiCl हो गया आपका, BF3 हो गया आपका, AlCl3 हो गया, एक्सेट्रा। तो अगर आप LiCl को समझोगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो 2 1 हो जाएगा। तो लिथियम अपने स्मॉल साइज की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रेशन एनर्जी हाई है, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। तो ये क्या करेगा? क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, और ऐसा करने के बाद आप देखोगे क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया,
लेकिन लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं नहीं होगा। तीसरा चीज, जैसे हम बोरॉन की बात करें, बोरॉन होता है 5 2 3, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 हैं। तो आप देखोगे तो बोरॉन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग फ्लोरीन से करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग फ्लोरीन से कर लेगा। और ऐसा करने के बाद आप ध्यान दो कि फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बोरॉन के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे हैं। बोरॉन के आउटर मोस्ट में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सीधे सीधे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, सीधे सीधे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं AlCl, जैसे कि अगर हम बात करें AlCl3 की, तो एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 2 8 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 3 हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं। एल्युमिनियम के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, कुछ इस तरीके से। और ऐसा करने के बाद क्या होगा? क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने रह जाएंगे? 6। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में अभी भी कितने रह जाएंगे? 6 रह जाएंगे। आप ध्यान दें। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो इन सभी का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। लुईस एसिड कहो, या इनको एक और नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इनके पास जो है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये चाहेंगे कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, और इसीलिए इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी। बताइए कोई दिक्कत हो तो? ठीक है। ये है कि कुछ नाइट्रोजन के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ नाइट्रोजन के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और उनके आउटर मोस्ट में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, इज दैट क्लियर? जैसे कि नाइट्रिक एसिड NO, तो अभी अभी हमने बताया, अगर आपको याद हो तो नाइट्रोजन 7 है 2 5, ऑक्सीजन क्या है 8 है 2 6। तो आप देखोगे कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, ये बन गया। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, दूसरे कलर से ले ले रहे हैं इसे, और 3 यहाँ बच गए। ठीक है, 2 2 4 और 1 5, और इस तरीके से सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। और आप देखोगे, काउंट करोगे तो 2 2 4 2 6 और 1 7। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे नाइट्रोजन के पास तो कितने हैं? 7 हैं। इसी तरीके से दूसरा बहुत पॉपुलर मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बहुत पेपर में आता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको मोनो भी कह सकते हो, नाइट्रिक एसिड भी कह सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड, एसिड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हो, मोनो ऑक्साइड भी कह सकते हो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर आप देखोगे तो इसके भी नाइट्रोजन ने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली एक ऑक्सीजन से, और एक ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हमारे पास नाइट्रोजन के पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? अभी भी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, अब अगर नाइट्रोजन क्या करे, ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर ले, ऑक्सीजन के साथ क्या कर ले? शेयर कर ले,
तो 2 2 4 2 6 और 1 7 और 2 और आ जाएंगे ऑक्सीजन से, तो नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। और नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। इसका आप ऑफ से लिखिए, तो 1s2 2s2 और 2p3। तो अगर कई लोग ये कहें कि सर ऐसा करो ना कि ऑक्सीजन से जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दो, तो ऐसा करने के बाद आप देखोगे तो नाइट्रोजन के कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर कैसे होगा जी? यहाँ पर नाइट्रोजन को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो करेगा वो ऑक्सीजन के एक ही एटम से करेगा। किससे करेगा? एक ही एटम से। 2 2 4 2 6 2 8। और नाइट्रोजन के पास अभी भी हमारे पास देखो 3 है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम को कोऑर्डिनेट कर देगा। क्या कर देगा? कोऑर्डिनेट कर देगा। और ऐसा करने से अभी भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 और एक साथ ही इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। एक यहाँ पे डॉट बचता है लाइक दिस, क्योंकि अभी रेजोनेंस में हम लोग सबसे पॉपुलर मॉलिक्यूल है जहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें पढ़ना। इज दैट क्लियर? अगर इसको हम उस तरीके से दिखाना चाहें कि प्लस और माइनस करके दिखाना चाहें तो वो भी हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी थे जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स थे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब जो है एमसीयू के तरीके पोस्ट आगे क्या आने वाला है उसकी बात भी कर लेते हैं हम लोग। पोस्ट क्रेडिट सीन देते हैं ना कि अगले वाले पार्ट में क्या होगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आप ध्यान दो तो हम लोगों ने ये पढ़ा है क्या कि ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो होगा। उस ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और ट्रांसफर और शेयरिंग दोनों हो सकता है, जो कि कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्डिंग में हुई ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर गया। फिर इन सभी को मिलाकर जब देखा गया, जब लुइस ने और लैंगम्यूर ने और भी जो भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने देखा, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो इन सब से भी उनकी बॉन्डिंग जो है एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। तो उसमें फिर हम लोगों ने लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ा, और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में हमने पहला पढ़ा एक्सपेंडेड ऑक्टेट, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डिनल ऑक्टेट। लेकिन अगर आप मॉडर्न बातें करें, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एन बार्टलेट, तो एन बार्टलेट को ये बात दिमाग में बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि ये नोबल गैस कौन ऐसे नोबल गैस हैं, ये नोबल गैस कौन लोग हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि इस पूरे थ्योरी जो पूरी की पूरी थ्योरी डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है? नोबल गैसेस पर डिपेंड करती है। लेकिन उन्होंने रिसर्च करा, और रिसर्च करने के बाद देखा कि कुछ नोबल गैसेज हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो वाले मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो ड्रॉबैक में आएंगे। वो किस में आएंगे? ड्रॉबैक में आएंगे। कि जिनॉन वैसे तो रिएक्ट नहीं करता था, वैसे तो ये सख्त लौंडा था, लेकिन जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन को देखकर ये क्या हो गया? पिघल गया। इसकी चर्चा पी ब्लॉक में भी होगी डिटेल में कि आखिर जिनॉन क्यों रिएक्ट कर रहा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जाना है और टक से छू के वापस आना है। हम लोगों को जिनॉन के कंपाउंड्स की बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जेई मेंस और नीट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एक ही XeF2 को कैसे एक्सप्लेन करोगे, XeO3 को कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।